हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसटी सीटी क्रैश कोर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने कल का जो चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो आपने ठीक से किया होगा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पैटर्न हमारा वही रहेगा। बेसिक्स, फॉर्मूला और थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आप घर पे करेंगे पहले इस वीडियो को देखने से पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स कवर करने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो भी 24-25 के PYQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो बार बार जिस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहे हैं उस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और बाकी जो PYQ बचेंगे वो आप घर पे ट्राई करना है। ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है इसका बेसिक तो आपको 9-10 से पता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद 11th में कुछ दूसरे कंसेप्ट्स भी आए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आया, बेस थ्योरम है। ठीक है ना, तो फिर वो सब क्वेश्चंस ट्राई करते करते हम डिस्कस कर लेंगे कंसेप्ट्स को। ठीक है, चलो तो जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, its color is observed, and this ball along with 3 additional balls of the same color are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from bag, then probability that this drawn ball is red. Okay, तो उन्होंने क्या दिया है पहले देखना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बैग है जिसमें रेड कलर के 4 बॉल्स है, ठीक है, एंड ब्लैक कलर्स के 6 बॉल्स है। टोटल 10 बॉल्स हमारे पास है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है कि a ball is drawn at random from the bag, its color is observed, and this ball along with another 3 additional balls of the same color are returned to the bag। मतलब इस बैग से एक बॉल निकालना है, उसका कलर ऑब्जर्व करना है, उस बॉल को तो रिटर्न बैग में रखना ही है, लेकिन उसी कलर के और 3 एक्स्ट्रा बॉल भी उस बैग में रखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारे पास 2 कलर के बॉल्स है, रेड और ब्लैक, आई थिंक ब्लैक, हाँ। सो 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो पॉसिबिलिटी क्या, या फिर उसको केस 1 बोलेंगे, ठीक है ना, केस 1 और केस 2, 2 केसेस पॉसिबल है। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है, जो पहला ड्रॉ हम करेंगे उसमें रेड बॉल आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने बॉल ड्रॉ किया है फर्स्ट वाला, वहाँ उसमें ब्लैक बॉल आया होगा। ठीक है, ये 2 केसेस पॉसिबल है। अगर रेड बॉल ड्रॉ हुआ होगा इस फर्स्ट बैग से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि हमारे पास रेड कलर की 4 बॉल है, टोटल बॉल 10 है, तो 4/10। ठीक है, अगर इसमें ब्लैक कलर का बॉल ड्रॉ हुआ होगा तो इसमें रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 6/10। टोटल ब्लैक बॉल 6 एंड टोटल बॉल्स 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया हमने, अगर यहाँ पे कलर ऑब्जर्व किया रेड, तो इस बॉल को वापस बैग में तो रख दिया, प्लस एडिशनल 3 बॉल्स उसी कलर के, मतलब इस केस में रेड कलर के, और 3 बॉल हमने इस बैग में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो अब इस बैग में टोटल क्या होगा, रेड कलर के बॉल्स अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 4 थे, वो जो निकाला वो भी रिटर्न किया है और 3 भी रिटर्न किए, तो 7 हो गया टोटल। रेड कलर के बॉल्स 7 हुए, एंड ब्लैक कलर के बॉल्स तो उतने ही है 6, ये अब टोटल बन गया 13। ठीक है, अब सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं हम, और ये बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड। जो सेकेंड बॉल ड्रॉ हुआ है वो भी रेड चाहिए। अब रेड होने के लिए क्या चाहिए, अब रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड बॉल 7 है तो 7 फेवरेबल, और टोटल बॉल्स 13। ठीक ना, ये हुआ केस 1 वाला। ठीक है, पार्ट सब। अब केस 2 में क्या होगा, अगर ये जो फर्स्ट ड्रॉ हमने किया है उसमें ब्लैक बॉल मिला है हमें, तो इस ब्लैक बॉल को तो हमने वापस रख दिया बैग में, और 3 ब्लैक बॉल भी उसमें ऐड कर दिए, तो यहाँ पे भी टोटल चेंज होगा। रेड तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ही है, और ब्लैक बॉल्स कितने बन जाएंगे, अभी पहले 6 थे उसमें 3 ऐड कर दिए तो 9 ब्लैक बॉल्स, तो यहाँ पे भी टोटल 13 हो रहा है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से भी सेकेंड ड्रॉ निकालना है, और सेकेंड ड्रॉ में क्या चाहिए, हमें रेड बॉल चाहिए। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब यहाँ से रेड तो 4 है और टोटल 13 है। ठीक है, तो एक केस 1 हो सकता है कि पहला ड्रॉ हमने किया उसमें रेड बॉल आया, उस बॉल को वापस रख दिया बैग में, और उसी कलर के, मतलब 3 और एक्स्ट्रा रेड कलर के बॉल उस बैग में ऐड कर दिए, तो अब ये टोटल चेंज हो गया। ठीक है ना, रेड भी चेंज हुआ, टोटल भी चेंज हुआ। तो सेकेंड टाइम जो बॉल ड्रॉ करना है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें रेड ड्रॉ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 7/13। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि अगर पहला बॉल ब्लैक आ रहा है पहले ड्रॉ में, तो उस बॉल को वापस रख रहे हैं बैग में, और 3 ब्लैक बॉल ऐड कर दिए हमने, तो टोटल चेंज हुआ। यहाँ पे रेड 4 हो गए क्योंकि वो 4 ही थे पहले से,
लेकिन अभी ब्लैक 9 हो जाएंगे क्योंकि पहले 6 थे, अब और 3 हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस केस में सेकेंड टाइम जो बॉल ड्रॉ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, रेड चाहिए ना हमें सेकेंड टाइम, तो रेड 4 है अपॉन टोटल 13। ओके, तो ये हो गए दो केसेस। अब इनका आंसर फाइंड, इसका फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए अभी 7 इंटू 4 28 अपॉन 130 प्लस सेकेंड केस में क्या हो रहा है 24 अपॉन 130, ठीक है। तो ये आएगा 52 अपॉन 130, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 26 अपॉन 65 शुड बी अवर आंसर, और 26 अपॉन 65 ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में है 26 अपॉन 65, ठीक है। तो इस टाइप में आपको अलग अलग डिफरेंट केसेस बना के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप याद रखो आप, टाइप वाइज क्वेश्चन को याद रखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि कुछ बैग में अलग अलग कलर के बॉल्स दिए, तो फर्स्ट ड्रॉ में बॉल निकालना है, फिर उसको कुछ रिप्लेस करना है, या फिर और कुछ बॉल्स उसमें ऐड करना है, फिर सेकेंड ड्रॉ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि 3 हाउसेस आर अवेलेबल इन अ लोकेलिटी, 3 persons apply for the houses, okay, each applies for one house without consulting others। इसका मतलब है इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर रहे हैं। इसका इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि ईच पर्सन अप्लाइज फॉर वन हाउस विदाउट कंसल्टिंग अदर, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ठीक ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, हमने देखा है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन को हम ऐसे कर सकते हैं कि P ऑफ A इंटू पी ऑफ बी, इस टाइप का फॉर्मूला हमने यूज किया था इंडिपेंडेंट इवेंट में, ठीक है। देखते आगे क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 persons अप्लाई फॉर द सेम हाउस, ओके ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है, अभी इसका तो यूज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 persons अप्लाई फॉर दी सेम हाउस, सेम हाउस के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जनरल अपना फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसमें क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ एस मतलब क्या होगा अभी, टोटल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हर एक आदमी के लिए 3 चॉइसेस है, हर पर्सन को, अपने पास 3 हाउसेस हैं, 3 हाउसेस है, तो हर पर्सन के लिए 3 चॉइसेस है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, हर पर्सन के लिए 3 चॉइसेस, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं अप्लाई करने की, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या है कि सारे के सारे लोग हैं, 3 लोग, तीनों लोगों ने एक ही हाउस को अप्लाई करना चाहिए, सेम हाउस को अप्लाई करना है, और अपने पास 3 हाउसेस है डिफरेंट। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि तीनों ने फर्स्ट हाउस को अप्लाई किया, ए वाली एक केस, ठीक है ना, और तीनों लोगों ने सेकेंड हाउस के लिए अप्लाई किया, ये सेकेंड वाली केस, और तीनों लोगों ने थर्ड हाउस के लिए अप्लाई किया, ये थर्ड वाली केस। इसका मतलब अपने पास क्या होगा, फेवरेबल केसेस 3 है। 3 क्यों हो रहे, समझ में आ रहा है ना आपको, 3 केसेस क्यों है फेवरेबल, कि 3 लोग हैं, तीनों ने हाउस नंबर 1 को अप्लाई किया, ए वाली पहली पॉसिबिलिटी, तीनों ने हाउस नंबर 2 को अप्लाई किया, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी, और तीनों ने हाउस नंबर 3 को अप्लाई किया, ये थर्ड वाली पॉसिबिलिटी। 3 अपॉन 27, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 9। ऑप्शन चेक करेंगे हम, 1 अपॉन 9 है कि अपने पास, है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन लगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, वो इंटरसेक्शन का यूज नहीं हुआ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डायरेक्टली हमें इस टाइप में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे अभी। Let A and B be 2 events such that the probability that exactly one of them occurs is 2/5. Okay, exactly one होगा, इसकी probability given है 2/5, and the probability that A और B occurs, उनका यूनियन, और मतलब यूनियन रहेगा, ठीक है ना, और B occurs is 1/2, then the probability of both of them occurs, both of them occur मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है अभी कि और आया, इसका मतलब ये यूनियन का दिया है, और बोथ ऑफ देम ऑकर होना चाहिए, मतलब उनका एंड है, उनके बीच में एंड चाहिए, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, इसको ट्राई करने के लिए वेन डायग्राम का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सिंपल अप्रोच रहेगा कि हम वेन डायग्राम से उसको ट्राई करें, तो थोड़ा सा सिंपल बनेगा ये। अब यहाँ पे देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर इज 2/5। एग्जैक्टली 1 होना चाहिए मतलब क्या है, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले।
एग्जैक्टली 1 होना चाहिए इवेंट, मतलब ए वाला पार्ट, एक तो इस साइड से इवेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ ए वाला पार्ट है ना, एग्जैक्टली 1 ही इवेंट होगा, ए इवेंट, यहाँ पे बी मिक्स नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, या फिर ओनली बी वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओनली ए वाला पार्ट है ये, और ये वाला पार्ट क्या है, ओनली बी वाला पार्ट। इन दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5, मतलब एग्जैक्टली एक ही इवेंट होगा, ओनली ए होगा या फिर ओनली बी होगा, तो इन दोनों का एडिशन करके जो आएगी प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/5, ये हमें गिवन है, ठीक है। और क्या दिया है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी ऑकर्स, मतलब इंटरसेक्शन मतलब ए वाला पार्ट, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ओ सॉरी यूनियन, ए और बी मतलब यूनियन गिवन है, ये नहीं, ठीक है ना, यूनियन दिया है, मतलब क्या दिया है, ये टोटल, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ए यूनियन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 1/2, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम ऑकर्स, बोथ ऑफ देम मतलब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यूनियन मतलब क्या है, कि दोनों पूरे सर्कल, इन दोनों को कंप्लीट लिया हमने ऐसे, ये दो कंप्लीट सर्कल मिला के हमें मिलेगा यूनियन, ठीक है ना, ये तो हम सबको पता है। उसमें से अगर ये वाला पार्ट माइनस किया, मतलब ओनली ए और ओनली बी वाला पार्ट, तो क्या बचेगा अभी यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, कि यूनियन मतलब ये दोनों सर्कल मिला के यूनियन मिल रहा है हमें, और हम क्या करेंगे यहाँ से, ये जो ओनली ए और ओनली बी वाला पार्ट है, इसको इस यूनियन से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, बचेगा ए वाला पार्ट, जो दोनों का इंटरसेक्शन का रीजन है, ठीक है ना, मतलब उस रीजन की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आंसर के लिए क्या करना है हमें, आंसर मतलब हमें चाहिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूनियन, मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2, इससे माइनस करेंगे ये ओनली ए और ओनली बी वाली प्रोबेबिलिटी, मतलब 2/5, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, 5 - 4/10 मतलब 1/10, 1/10 मीन्स ओके, यहाँ पे 0.1 दिया है, 1/10 इज 0.1, दिस इज द आंसर, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको सोचना है तो वेन डायग्राम से सोचिए, थोड़ा सा सिंपल जाएगा वेन डायग्राम से, ये वाला अप्रोच थोड़ा सिंपल है। बाकी आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, अब हमारे पास यूनियन का फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है, वो हम यूज़ कर सकते, उसका भी हम मतलब हेल्प, उसकी हेल्प ले सकते हैं फॉर्मूलाज की, लेकिन फॉर्मूला से अच्छा है कि आप वेन डायग्राम से ट्राई करो, ठीक है, ये वाला अप्रोच थोड़ा सिंपल रहेगा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इफ टू नंबर्स p एंड q आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द सेट, ओके, एक सेट गिवन है, 1 2 3 4 का सेट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक सेट दिया है 1 2 3 4, ठीक है, वन इफ टू नंबर्स p एंड q आर चूजन रैंडमली फ्रॉम दिस सेट 1/1, ओके, 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, यहाँ पे दिया है विथ रिप्लेसमेंट, जो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसको फिर सेकेंड सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल उसको रखना है, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग p स्क्वेयर ग्रेटर देन 4q, कंडीशन गिवन है कि p का स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 4q, और p और q कहाँ से लेने हैं, p और q दोनों नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं इस सेट से विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, मतलब एक नंबर p अगर 1 लिया है तो आप q को भी 1 ले सकते हो, वापस रिपीट हो सकता है मतलब नंबर, ठीक है। तो इसके लिए अभी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि हमें चाहिए p का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 4q, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक एक नंबर सिलेक्ट करके पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे हो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहली पॉसिबिलिटी में ले रहा हूँ कि p की वैल्यू अगर 1 लिया हमने इस सेट से, पहला नंबर p अगर 1 है तो p का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 4q, तो p का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, ये ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 4 इंटू अभी q, तो q के लिए इस सेट से ही सिलेक्ट करना है ना नंबर, p तो इसी सेट से लिया हमने 1, अब q भी इसी सेट से लेना है, तो इस सेट का कौन सा नंबर लेके ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये देखना पड़ेगा, कि जो 1 है 1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू मतलब इन चारों में से कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 इंटू 1 भी लिया तो 4 तो लेस होगा, 2 लिया फिर भी लेस है, ठीक है ना, सो कोई भी नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये तो p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यहाँ से कोई भी केस नहीं मिला। सेकेंड हम ट्राई करेंगे p की वैल्यू 2 ले लेंगे, अभी p मतलब 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इस केस में सॉल्व करना है ना हमें, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू,
अब Q की वैल्यू क्या ले सकते हैं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो Q को हम 1 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है, 4 = 4 पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मिली कि हम Q को 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन पॉसिबल है। Q को 2 लिया तो 8 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, आगे वाले नंबर्स भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे 3। अभी P की वैल्यू इज 3, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कि P की वैल्यू 3 हो रही है, मतलब P 3 नंबर सिलेक्ट हुआ P के लिए। अब 3 का स्क्वायर इज 9, 9 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 4 इंटू अगेन Q मतलब फिर से उसी सेट से नंबर लेना है तो हम 1 ले सकते हैं यहाँ पे, Q की वैल्यू 1 हो सकती है, फिर भी सेटिस्फाई होगा। फिर अगर Q की वैल्यू 2 ली हमने, फिर भी सेटिस्फाई करेगा, 8 इज लेस देन 9, तो Q को 2 ले सकते हैं। लेकिन अगर 3 लिया तो ये 12 हो जाएगा ना, 12, तो नहीं सेटिस्फाई होगा, 4 भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 केसेस मिले हमें, 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। P अगर 2 है तो Q हम 1 ले सकते हैं, एक पेयर पॉसिबल है। देन इसके लिए 3 के लिए 1 और 2 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब 4 के लिए चेक करेंगे। अगर हमने P की वैल्यू लिया 4, 4, तो 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 इंटू 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 4 इंटू 2 भी ले सकते हैं, 4 इंटू 3 भी ले सकते हैं, 12 होगा ये। और रिपीटेशन अलाउड है, नंबर को रिप्लेस करना है ना, तो 4 इंटू 4 भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से Q की 4 वैल्यूज मिल रही है, Q1 भी पॉसिबल है P4 के साथ, Q2, Q3 एंड Q4, ये चारों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें फेवरेबल केसेस कितने मिले अभी, मतलब जो हमें चाहिए कंडीशन, यहाँ पे तो एक भी नहीं मिली केस, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये हो गए 3, और यहाँ पे 4। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, फेवरेबल केसेस ये 4 और पीछे के पेज पे 3, तो 7, और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है अभी, P और Q को सिलेक्ट करने की टोटल पॉसिबिलिटीज। ये तो हमने हमारी कंडीशन चेक किया ना, कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले केसेस कितने वो फाइंड किए हैं, लेकिन टोटल केसेस क्या पॉसिबल है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है P और Q को सिलेक्ट करने की। तो P इस नंबर को इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है P के लिए। Q ये जो नंबर है ये भी इन चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है, मतलब P के लिए 4 चॉइसेस एंड Q के लिए भी 4 चॉइसेस। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 4 इंटू 4, मतलब आंसर शुड बी 7/16। ऑप्शन को चेक करेंगे हम, 7/16 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी है 7/16, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले क्या क्या केसेस पॉसिबल है, वो केसेस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और फिर उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स ऑफ विच 3 आर रेड। यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है। टोटल बॉल्स है 9, उसमें से 3 आर रेड, तो रेड कलर के 3 बॉल्स है। देन 4 आर ब्लू 4 बॉल्स है, एंड 2 आर ग्रीन कलर के 2 बॉल्स। टोटल अपने पास 9 बॉल्स है, ठीक है ना। ओके, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, 3 बॉल रैंडमली ड्रॉ करने, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन ऑफ एस क्या होगा। एन ऑफ एस होगा 9 बॉल में से कोई भी 3 सिलेक्शन, ठीक है ना। रैंडमली 3 बॉल सिलेक्ट करने, तो 9C3 इज दी एन ऑफ एस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स, हमें क्या चाहिए, जो 3 बॉल हमने ड्रॉ किए वो डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, ठीक है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। एक तो टोटल पॉसिबिलिटीज अपने पास है 9C3, ठीक है, 9 में से कोई भी 3 बॉल सिलेक्शन, और कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए, सो 3 बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स, तीनों के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो पहला बॉल एक रेड से आएगा, मतलब 3 रेड में से एक सिलेक्शन, 3 में से एक रेड चाहिए, एंड एक ब्लू चाहिए, तो 4 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, और हमें चाहिए एक ग्रीन कितने, 2 है, तो 2 में से एक का सिलेक्शन। ये हमारे होंगे फेवरेबल केसेस, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करो अभी इसको, 3 इंटू 4 इंटू 2, और ये 9C3 मतलब क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल कैंसिल होके 9, 8, 7 और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, ये तो ऊपर जाएगा 6, इसको शिफ्ट करता हूँ मैं यहाँ से, 3 का फैक्टोरियल 6 ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि 8 के साथ 8 कैंसिल कर दो, 3 के साथ 9 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स अगेन 2, इसका आंसर आएगा, ऊपर क्या बचा है 2, नीचे 7, तो 2/8,
7, 2/7 शुड बी दी आंसर। ऑप्शन बी में 2/7 गिवन है। ठीक है, ये भी सिंपल था। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एक टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है वो फाइंड करना है एन ऑफ एस के लिए, टोटल पॉसिबिलिटीज। और फेवरेबल क्या रहेगा कि जो भी कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हर एक बॉल डिफरेंट कलर का चाहिए हमें, तो हर एक कलर से एक बॉल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना फेवरेबल केसेस हो गया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man and his wife appear for an interview for 2 posts. The probability of husband selection is 1/7. हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे कि हस्बैंड का सिलेक्शन मतलब P ऑफ H, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 गिवन है, और वाइफ का सिलेक्शन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट ऑफ द वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। ठीक है, इफ दे अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे वापस इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट इवेंट पे आते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि उनका अगर इंटरसेक्शन आया तो हम उसको अलग सेपरेट डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आप आगे क्या होता है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एक ही सिलेक्ट होना चाहिए दोनों में से, दोनों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमें क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हस्बैंड सिलेक्ट हुआ तो वाइफ सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर H इवेंट हो रहा है तो W इवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब H इंटरसेक्शन W डैश, डैश इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो W हमने लिया है कि वाइफ का सिलेक्शन होगा, तो W डैश क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, तो हस्बैंड सिलेक्ट हुआ एंड वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी फिर। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वाइफ का सिलेक्शन होगा एंड हस्बैंड का नहीं होगा। कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि ओनली वन ऑफ देम शुड बी सिलेक्टेड, दोनों में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप में लिखना पड़ेगा पहले। ओके, W डैश की वैल्यू और H डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकती है। P ऑफ H डैश, ये तो 1 माइनस करेंगे ना, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब 1 माइनस 1/7, तो ये आएगा 6/7। ठीक है, ये हम फाइंड हो सकता है हमारे यहाँ पे। और P ऑफ W डैश क्या होगा, 1 माइनस 1/5, तो ये आएगा 4/5। ठीक है, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे अभी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब इंटरसेक्शन को हम डायरेक्टली सेपरेट मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, उनका इंटरसेक्शन पूछा है, तो हम सेपरेट डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा फिर भी सेपरेट होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं, उस कंसेप्ट ने गिवन होता है हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, H एंड W डैश। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली H की प्रोबेबिलिटी सेपरेट कर सकते हैं इनटू W डैश की प्रोबेबिलिटी सेपरेट, और सेकेंड केस में वही होगा, W की प्रोबेबिलिटी सेपरेट इनटू H डैश की प्रोबेबिलिटी सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो। P ऑफ H का है अपने पास 1/7, P ऑफ W डैश वो क्या है 4/5। ठीक है, P ऑफ W इज 1/5 एंड P ऑफ H डैश इज 6/7। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4+6 सॉरी, वो 10 हो जाएगा, एंड देन नीचे 35, तो 10/35। ठीक है, 10/35 मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/7। अगेन आंसर इज 2/7, ऑप्शन बी में 2/7 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस टाइप से इसको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चन 24 में भी बहुत बार आया, 25 में भी बहुत बार आया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट। आपको मैंने अभी बोला था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे शिफ्ट्स में आ चुके हैं 24-25 में, इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ P ऑफ A गिवन है 3/10, P ऑफ B गिवन है, देन पूछा है P ऑफ A डैश यूनियन B। ओके, हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। P ऑफ A गिवन है 3/10, P ऑफ B गिवन है 2/5, और हमें चाहिए P ऑफ A डैश यूनियन B। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस इवेंट गिवन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली सेपरेट मल्टीप्लाई करके, यूनियन के लिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यूनियन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
हमारे पास, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता है ना कि ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये सबको पता भी होगा फॉर्मूला, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके ये वाला जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इसको हम फाइंड करेंगे। हमें चाहिए पी ऑफ ए डैश यूनियन बी। ए के जगह पे क्या आएगा फिर ए डैश, ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब क्या क्या हमें चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है कि एक तो पी ऑफ ए डैश चाहिए, पी ऑफ ए डैश जो अपने पास नहीं है, तो पी ऑफ ए तो गिवन है ना, पी ऑफ ए से पी ऑफ ए डैश फाइंड हो सकता है। पी ऑफ ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पी ऑफ ए डैश इज 1 माइनस पी ऑफ ए, तो वो क्या है 3/10, इसका आंसर आएगा 7/10, ठीक है। और क्या रिक्वायर्ड है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको भी फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ये दोनों, इसका मतलब इसको हम इंटरसेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेट सेपरेट इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई ऊपर 7/10 इंटू पी ऑफ बी इज 2/5, ठीक है, तो ये होगा 14/50, दैट इज 7/25। इन सब वैल्यूज का यूज करो अभी यहाँ पे, पी ऑफ ए डैश इज 7/10, ठीक है, प्लस पी ऑफ बी इज गिवन 2/5, अरे सॉरी, माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ओके, उसका वैल्यू ए वाला लेते हैं हम, इसको फिर से करना ही पड़ेगा ना डिनोमिनेटर से, तो 14/50, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी, तो डिनोमिनेटर सबका 50 कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 के लिए, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा 35 + 20, ओके, आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अभी, आंसर आएगा 35 + 20, ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या है, 50 करना डिनोमिनेटर, तो 35 20 -14, ठीक है, करेक्ट है, -14 और डिनोमिनेटर सबका कॉमन है अभी 50, तो ये क्या होगा 6 आएगा यहाँ से, तो 41/50, ये कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही अपना आंसर रहेगा 41/50। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम, आंसर में है क्या 41/50, ऑप्शन ए में गिवन है, ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे था, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, अगर इंटरसेक्शन चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमने यूज़ किया है ये वाला कंसेप्ट कि यूनियन का फॉर्मूला अपने पास होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हमें ये सब सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ पी ऑफ ए डैश की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे गिवन टाइम में, ठीक है। There are 3 events A, B and C, one of which must and only one can happen. Okay. The odds are 8:3 against event A. अभी odds का कंसेप्ट आया, पहले कंसेप्ट समझ लेते क्या है, ठीक है ना। odds in favor और odds against, ये दो केस हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ऐसा गिवन है कि odds in favor गिवन है किसी इवेंट के, फेवर ऑफ इवेंट A, ये गिवन है A/B, ठीक है ना। अगर ये रेशियो गिवन से, ऑड्स वाला तो रेशियो में रहता है ना, तो अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ A इज A/B गिवन है, देन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख सकते हैं A/A+B, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश लिख सकते हैं B/A+B। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, ओके, ये तो एक पार्ट होगा। अगर ऐसा गिवन है कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट A, अगर गिवन है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट A और ये रेशियो गिवन है A/B, अब इस केस में P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी रहेगी B/A+B, ठीक है, और P ऑफ A डैश की प्रोबेबिलिटी रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की A/A+B, ठीक। तो ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसका यूज करके अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, ऑड्स आर 8:3 अगेंस्ट इवेंट A के
इवेंट ए के अगेंस्ट में ऑड गिवन है 8:3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकती है, अगेंस्ट वाला अगर गिवन है तो हमें क्या करना है, ए की फाइंड करने के लिए A/B अगर रेशियो तो B/A+B करना है। इसका मतलब 3/8+3 होगा 3/11, ठीक है। देन 5:2 अगेंस्ट बी, ओके, बी के अगेंस्ट बी 5:2 रेशियो गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिख सकते हैं हम, 2/7, ठीक है, 2/7, ये 2 + 5 + 2 7, ठीक है, इस टाइप में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी लिखना है हमें, तो सी के लिए क्या गिवन है, यहाँ पे भी ऑड्स अगेंस्ट सी गिवन है 43:17 के, तो अभी ये वाले भी अगेंस्ट ही गिवन है सी के, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 17 के डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 43 + 17 के, ठीक है। ये 3 प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर लिया। कहाँ से कि ये फाइंड, तो जो गिवन है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी, यहाँ से हमें ये तीनों प्रोबेबिलिटीज मिल सकती है अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। अब क्या गिवन है कि देन वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे जो के यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे कि देयर आर 3 इवेंट्स एंड वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन। इन तीनों में से तो एक होने ही वाला है, ठीक है ना। इसका मतलब इन तीनों को अगर हमने ऐड किया तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे कि P ऑफ A + P ऑफ B + P ऑफ C, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, शुड बी 1, क्योंकि यही 3 इवेंट्स है और इसी से कुछ ना कुछ एक तो इवेंट होने वाला है, ठीक। यही होगी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी अभी हमें, 3/11 2/7, यहाँ पे लिखेंगे 3/11 + 2/7 प्लस ये क्या था 17K अपॉन 43 + 17K, 17K अपॉन 43 + 17K, ठीक है, इक्वल्स टू 1। इसको कैलकुलेट करो अभी, 21 + 22 डिवाइडेड बाय 77 प्लस ए वाला 17K अपॉन 43 + 17K इक्वल्स टू 1। इसको उधर माइनस कर देंगे तो 17K अपॉन 43 + 17K, इट इज़ 1 माइनस ये क्या होगा 43, ओके, 43 अपॉन 77, दैट इज 77 माइनस 43, तो 4 और 3, ठीक है, 34 अपॉन 77। ये क्या मिल रहा है 17K अपॉन 43 + 17K, ठीक है। अब यहाँ से एक तो सॉल्व कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, ये भी एक मेथड हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी होगी क्योंकि 77 × 17 करना पड़ेगा, 34 × 43, 34 × 17, एक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, हमें इतना टाइम नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि के की वैल्यू फाइंड तो करनी है, तो एक बार डायरेक्टली यहाँ पे एक थोड़ा लॉजिक लगा देंगे कि अगर ये 17K है और यहाँ पे 34 है, तो 17 का डबल 34, इसका मतलब के की वैल्यू 2 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। के की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन फिर से कंफर्म भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 यूज करेंगे, इनके एडिशन चेक करेंगे 77 आती है क्या, ठीक है। तो ये होगा 17 × 2 34, 34 + 43, 34 + 43 77, करेक्ट है। इसका मतलब ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे, इतने बड़े कैलकुलेशन करने में जो टाइम जाएगा वो टाइम हमें सेव करना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में अगर 2 सेटिस्फाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, अदरवाइज वो आंसर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसका अगर ऐसा हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है, ये 2 दिया यहाँ पे, अगर 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके वो भी आप चेक कर सकते हो। इतने बड़े कैलकुलेशन करने से अच्छा है दूसरा मेथड थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो आंसर आया के की वैल्यू शुड बी 2। यहाँ पे वही कंसेप्ट है, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर वाला, ये आपको लिख के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं अभी कि 4 पर्सन्स कैन हिट टारगेट करेक्टली विथ प्रोबेबिलिटीज। चारों का गिवन है प्रोबेबिलिटी क्या क्या टारगेट हिट करने का। इफ ऑल हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, फिर से एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं टारगेट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट। 24 और 25 में बहुत सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट इवेंट पे आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो क्या गिवन है देखेंगे अभी, लिखना पड़ेगा। समझो ABCD 4 लोग हैं, ठीक है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है टारगेट को हिट करने की।
हम लिखेंगे कि पी ऑफ ए गिवन है हमें, मतलब ए मतलब फर्स्ट पर्सन है 1/2, सेकेंड पर्सन का गिवन है 1/3। पेपर में सब नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे ठीक से। पी ऑफ सी इज 1/4 एंड पी ऑफ डी इज 1/5। हमें क्या चाहिए, अगर वो इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं देन प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट। टारगेट वुड बी हिट मतलब एटलीस्ट एक तो पर्सन ने टारगेट हिट करना चाहिए चारों में से। इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं ना वो, तो पहला वाला जो पर्सन है वो हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ उन्होंने पूछा है कि टारगेट वुड बी हिट, मतलब इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक तो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसने टारगेट को हिट किया है, ठीक है ना, ऐसा। तो एटलीस्ट वन अगर होना चाहिए तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन ने हिट किया टारगेट, बाकी तीन का नहीं हुआ, या फिर दो का हुआ, दो का नहीं हुआ, तीन का हुआ, एक का नहीं हुआ, या फिर चारों का हुआ। ये चार केसेस पॉसिबल है। वो चार केसेस बना के सॉल्व करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट नॉट हिट। कंसेप्ट समझ लो, टारगेट नॉट हिट, टारगेट हिट होगा नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। टारगेट हिट होगा नहीं मतलब क्या होगा अब यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ए से टारगेट हिट नहीं हुआ मतलब ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, बी से भी नहीं हुआ, सी से भी नहीं होगा, डी से भी नहीं होगा। हम फाइंड कर रहे हैं कि टारगेट इज नॉट हिट, नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि हर एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। और ये चारों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंटरसेक्शन को सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख के बोल रहा हूँ क्योंकि नया कंसेप्ट है, इसलिए इतना सब लिखना नहीं है पेपर में हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर फाइंड करेंगे यहाँ पे, आंसर फाइंड करेंगे फिर ऐसे लिख लेंगे क्या आएगा वो, ए डैश होगा 1 - 1/2, तो 1/2 इंटू बी डैश यहाँ से फाइंड करना होगा 1 - 1/3। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 1 - 1/3 करना है, तो 1 - 1/3 होगा 2/3। फिर इंटू पी ऑफ सी डैश के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो इसका आएगा 3/4, एंड देन डी डैश मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 4/5। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ओके यहाँ पे 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, ये आया 1/5। ये 1/5 क्या मिल रहा है हमें कि टारगेट हिट नहीं होगा, किसी से भी टारगेट हिट नहीं होगा, ठीक है ना, टारगेट इज नॉट हिट। हमें चाहिए कि टारगेट हिट होना चाहिए, एटलीस्ट वन पर्सन शुड हिट द टारगेट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पहले टारगेट हिट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें चाहिए कि एटलीस्ट वन पर्सन टारगेट हिट करे, एटलीस्ट वन पर्सन शुड हिट द टारगेट, ठीक है, शुड हिट द टारगेट। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वन में से माइनस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट नॉट हिट, नॉट हिट, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर वन मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल में से हम ऐसे केसेस या फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हैं जहाँ पे टारगेट हिट नहीं होगा, एक से भी नहीं होगा टारगेट हिट, तो क्या मिलेगा फिर हमें, हमें मिलेगा कि एटलीस्ट एक ने तो टारगेट हिट किया है। अगर टोटल में प्रोबेबिलिटी में से हम ऐसे केसेस माइनस करेंगे या फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे जहाँ पे टारगेट हिट हुआ ही नहीं है, किसी से भी नहीं हुआ, तो हमें क्या मिलेगा कि एटलीस्ट एक पर्सन का टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। तो 1 माइनस हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 1/5, तो 1 - 1/5 दैट इज 4/5, ये आंसर रहेगा। ऑप्शन चेक करो, 4/5 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी है 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिया है कि 24-25 में बहुत सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट पे है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने का अप्रोच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी द टू आईज डू नॉट कम टुगेदर, ओके, फिर से डू नॉट कम टुगेदर वाला केस है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कि टोटल लेटर्स कितने काउंट कर लो, 3, 6, 9, 10, ओके, टोटल लेटर्स 10 है अपने पास, ठीक है ना, टोटल लेटर्स 10 है, उसमें आई जो है वो 2 बार रिपीट है, सॉरी आई जो है वो 2 बार रिपीट है, आई 2 टाइम्स है, ठीक है, बाकी सब लेटर्स सिंगल टाइम्स है, आई सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट है। तो हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 2 आईज डू नॉट कम टुगेदर,
तो फिर से वही केस उल्टा हम थोड़ा सा फाइंड करने को ट्राई करेंगे। हम फाइंड करेंगे दो आई साथ में है, टुगेदर है, ठीक है ना। तो हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 eyes आर टुगेदर, 2 आई टुगेदर, टुगेदर वाली केस फाइंड करेंगे और उसको 1 में से माइनस करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि टारगेट एटलीस्ट एक ने टारगेट हिट करना चाहिए, इसके लिए हमने किया कि टारगेट हिट नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, 1 में से उसको माइनस किया। यहाँ पे भी थोड़ा सा उसी टाइप का कंसेप्ट है। हम फाइंड करेंगे कि 2 आई, दो जो आईज गिवन है, 2 आई जो रिपीट हो रहा है इस वर्ड में, उनको साथ में रखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा कि वो कभी साथ में नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप में। तो 2 eyes आर टुगेदर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो टोटल जो केसेस पॉसिबल है, फेवरेबल अपॉन टोटल चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला बेसिक, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल क्या पॉसिबल है, टोटल मतलब इन ये जो 10 लेटर्स है इनका अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज है टोटल वाली सब मिला के वो नीचे रहेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर रहेगा कि हमारी जो फेवरेबल केस है वो क्या होगा, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लेटर्स 10 है तो 10 का फैक्टोरियल, और उसमें एक लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार। पीएनसी में देखा था हमने कि अगर कोई रिपीट हो रहे ऑब्जेक्ट्स तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा उस नंबर के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा एन ऑफ एस, टोटल पॉसिबिलिटीज, उस 10 लेटर्स को अरेंज करने की टोटल प्रोबेबिलिटीज। अब फेवरेबल केस में क्या होगा कि ये जो 2 आई इसमें रिपीट हो रहे हैं उनको साथ में रख के फाइंड करना है, वो फेवरेबल केसेस। ओके, उनको साथ में रखना है तो क्या होगा, ये जो 2 है रिपीट होने वाले आई, इनको एक सिंगल बॉक्स एज्यूम करेंगे और बाकी बचे 8 लेटर्स, मतलब ये टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है, इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो होगा 9 फैक्टोरियल से, ठीक है। इसमें बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट मल्टीप्लाई होता है आगे जाके, मतलब टोटल का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल, उसके बाद बॉक्स के अंदर जो लोग हैं उनका भी अरेंजमेंट पॉसिबल है ना, तो ये होगा 2 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है तो फिर से उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर का अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही अरेंजमेंट है, दोनों सेम लेटर से, उनका डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों को साथ में लेके अरेंज किया तो यहाँ पे मिला 9 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें, हमने फाइंड क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 eyes आर टुगेदर, 2 आई जो रिपीट हो रहे हैं उनको साथ में लेके कितने पॉसिबल हो सकता है पॉसिबिलिटीज, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है। अब हमें करना है कि वो 2 eyes नॉट टुगेदर, प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 eyes आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर वाली केस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 eyes आर टुगेदर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा नॉट टुगेदर वाली प्रोबेबिलिटी। सो ये हो रहा है 1 माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, और ऊपर जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2, ये 2 फैक्टोरियल ऊपर जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर सेम कर लो, 10 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में 9 फैक्टोरियल है, फर्स्ट टर्म में 10 फैक्टोरियल है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 10 फैक्टोरियल को लिखो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया 9 फैक्टोरियल तक, यहाँ से कॉमन आएगा 9 फैक्टोरियल कॉमन, सो 10 माइनस 2 इज 8 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल। फिर इस फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए 10 को एक्सपांड करो 9 तक, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, जहाँ से 9 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, बाकी क्या बचा है 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10 मतलब 4 अपॉन 5, दिस शुड बी आवर आंसर। 4 अपॉन 5 चेक करेंगे ऑप्शन में जाके, 4 अपॉन 5 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी है 4 अपॉन 5, ठीक है। तो ये उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर ऐसा कुछ पूछा है क्वेश्चन में कि 2 लेटर्स है या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स है उनको साथ नहीं रखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हम उल्टा जाएंगे थोड़ा सा, हम उनको साथ रखेंगे, उनको टुगेदर लेके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर 1 में से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में वही किया था हम लोगों ने, यहाँ पे हमें चाहिए था कि टारगेट एटलीस्ट एक ने तो टारगेट हिट करना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 मतलब अपने पास 4 लोग हैं तो 4 पॉसिबिलिटी सेपरेट हो सकती कि एक ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया।
उससे सिंपल क्या है कि आप ऐसे फाइंड करो कि टारगेट हिट हुआ ही नहीं है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर उसको 1 से माइनस कर दो तो मिलेगा एटलीस्ट 1 ने टारगेट हिट किया है, ठीक ना। तो ये दोनों कंसेप्ट थोड़े बहुत रिलेवेंट है, इसलिए इनको साथ में रखा है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट, फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है सच दैट पी ऑफ ए डैश गिवन है अपने को, ठीक है ना। पी ऑफ ए डैश गिवन है 0.75, ठीक है। तो पी ऑफ ए आप लिख सकते हैं, पी ऑफ ए क्या होगा 0.25। पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.65, ठीक है। एंड पी ऑफ बी दिया है क्यू, सॉरी पी दिया है, ठीक है, इसको पी लिखेंगे, क्यू नहीं है पी है, ये पी है, ठीक है। क्यू क्या से दिख रहा है क्यू, ओके। तो पूछा क्या है कि वैल्यू ऑफ पी बताओ, क्या मतलब वैल्यू ऑफ पी, मतलब वैल्यू ऑफ पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या कर सकते हैं हम, इंटरसेक्शन अगर आएगा तो उसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट उस केस में। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन तो कहाँ पे है नहीं, तो यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले यूनियन दिया है तो अपने पास यूनियन का फॉर्मूला है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसको यूज़ किया था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या होगा अभी, पी ऑफ ए हमें पता है, हमने फाइंड किया मतलब 0.25, ये भी गिवन है, यूनियन भी गिवन है 0.65, 0.25 प्लस पी ऑफ बी इज पी माइनस इंटरसेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या करना है, सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। तो पी ऑफ ए होगा इंटू पी ऑफ बी होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्टली, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.25 और पी ऑफ बी इज पी, डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लीकेशन दोनों का, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, अभी इधर माइनस करेंगे तो 0.40, तो p माइनस 0.25 p, ये भी सॉल्व होगा तो ये बचेगा 0.75 p, ठीक है। अब p की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 0.75 को डिवीजन में ले जाओ उधर, तो p की वैल्यू हमें मिल रही है 0.40 अपॉन 0.75। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि 40 अपॉन 75, 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 यानी 15, p की वैल्यू क्या मिल रही है 8/15। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन डी में 8/15 गिवन है, ठीक है। इस टाइप में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट है, यूनियन गिवन है तो उसका फॉर्मूला यूज़ करो, और इंटरसेक्शन के लिए सेपरेट मल्टीप्लिकेशन, सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसमें, कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99%। ओके, क्या करना है हमें, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99%। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि n नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको टॉस करेंगे, मिनिमम n नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं कॉइन को, ठीक है ना। n नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, ओके। उसमें हमें एक कंडीशन मिल रही है, मतलब ऐसे, ठीक है। क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, ठीक है ना, हेड आना चाहिए, इसकी कंडीशन, इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर कॉइन टॉस, एक सिंगल कॉइन टॉस किया तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है ना। और हेड ना आने की मतलब इसको लिखेंगे h डैश, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2, ये हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बार कॉइन नहीं टॉस कर रहे हम कॉइन टॉस कर रहे नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, उस n नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस करने के बाद उसमें एटलीस्ट एक तो हेड आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर से हमने इसके पहले भी 1-2 बार क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर एटलीस्ट वन हेड चाहिए, हमने जो एटलीस्ट वन टारगेट हिट का क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, कि हमें एटलीस्ट एक पर्सन ने टारगेट हिट करना चाहिए, तो हमने किया कि एक भी पर्सन ने टारगेट हिट नहीं किया, उसको 1 से माइनस कर दिया, तो उसका आंसर आया कि एटलीस्ट वन पर्सन हिट्स द टारगेट। यहाँ पे सेम कंसेप्ट आएगा कि हम फाइंड करेंगे कि एक भी टॉस में हेड नहीं आया, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि n टॉसेस है, हम क्या फाइंड करेंगे अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग,
हमें चाहिए एटलीस्ट 1 हेड इन n टॉसेस। हम क्या करेंगे, एक टॉस में भी हेड नहीं आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि एक भी टॉस में हेड नहीं आया इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस होगी तो एटलीस्ट 1 हेड की मिलेगी। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए इन n टॉसेस। जो हम n टॉसेस कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट एक तो हेड होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। एक भी हेड उस n टॉसेस में नहीं आया इन n टॉसेस। हम n टाइम्स टॉस कर रहे हैं कॉइन को, उसमें एक बार भी हेड नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस होगी तो मिलेगा एटलीस्ट 1 हेड वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो 1 माइनस नो हेड इन n टॉसेस। एक टॉस में हेड नहीं आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। एक सिंगल टॉस किया तो 1/2। इसी को अगर 2 बार टॉस किया और ऐसा बोला कि दोनों टाइम हेड नहीं आना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2। ऐसे करना पड़ेगा ना, फर्स्ट टॉस में 1/2 नहीं आया हेड, एंड सेकेंड टॉस में अगेन हेड नहीं आएगा तो अगेन 1/2। ठीक है ना, तो दो टॉस के लिए ऐसा होगा 1/2 इंटू 1/2। इसी टाइप में अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर रहे हैं और हर एक टॉस में हेड नहीं आना चाहिए तो क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स। जैसे यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 टॉस के लिए, n टॉस के लिए 1/2 मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स। तो आंसर क्या होगा फिर, 1/2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड तो आना चाहिए n नंबर ऑफ टॉसेस में। तो n इज मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस इन विच वी आर गेटिंग दी गिवन कंडीशन। ठीक है, ओके, तो ये अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। दिस शुड बी मोर देन 99%। ये जो अब आंसर आएगा ये 99% से ग्रेटर होना चाहिए। तो अपना क्या है अभी, 1 माइनस 1/2 रेस टू n, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट रेस टू n को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेस टू n। ठीक है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 99%, मतलब 99/100। तो शिफ्ट करो इस टर्म को, 99/100 को इधर लेंगे, 1 माइनस 99/100 और ये आएगा ग्रेटर देन 1/2 रेस टू n। तो 100 माइनस 99, सो 1/100 इज ग्रेटर देन 1/2 रेस टू n। ओके, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, इस इनइक्वलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अभी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों नंबर पॉजिटिव। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर उसमें नंबर्स पॉजिटिव है तो सेम नंबर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सेम नंबर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर निगेटिव है तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 रेस टू n तो निगेटिव आएगा नहीं, 100 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 2 रेस टू n शुड बी ग्रेटर देन 100, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक तो डायरेक्टली ऐसा हो सकता है। दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि 1/100 अगर ग्रेटर चाहिए 1/2 रेस टू n से, किसी भी फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर x और y में हम बताएंगे, अगर y अपना ग्रेटर है, ठीक है ना, दो नंबर है x और y, अगर y ग्रेटर है तो क्या हो सकता है ना, दो मेथड्स बोल रहा हूँ मैं, एक तो डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ सकते हैं यहाँ से, या फिर ऐसे कंपेयर करो कि अगर x और y दो नंबर्स है, इसमें y ग्रेटर है, अगर y ग्रेटर है तो उसका जो रेसिप्रोकल बनेगा वो बनेगा लेस। अगर y ग्रेटर है तो उसका रेसिप्रोकल लेस बनेगा। तो यहाँ पे अगर हमें ऐसा चाहिए 1/100 इज ग्रेटर देन 1/2 रेस टू n, मतलब 2 रेस टू n जो है वो ग्रेटर चाहिए 100 से, वही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इस टाइप में भी लॉजिक आप लगा सकते हैं रेसिप्रोकल में, या फिर डायरेक्टली भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही स्टेप पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 रेस टू n इज ग्रेटर देन 100, मतलब n की कौन सी पावर लेनी पड़ेगी मिनिमम, जो 100 से ग्रेटर चाहिए, क्योंकि हमें n की वैल्यू मिनिमम चाहिए ना। क्वेश्चन में बोला है कि n मिनिमम फाइंड करो, मिनिमम टाइम्स कितने बार टॉस करना पड़ेगा वो फाइंड करना है, तो n की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो n की पावर्स आपको पता है कि 2 की पावर 1 किया तो 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, वो सब हमें पता होता है, 8 आएगा, फिर 16, 32, 64, उसके बाद आएगा 128। ये कब आएगा, जब 2 की पावर 7 बनेगी। 100 से ग्रेटर ये नंबर कब बनेगा, जब 2 की पावर 7 लेंगे। इससे आगे सब नंबर्स 100 से ग्रेटर ही है। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, n का 7 लेना पड़ेगा, सो दैट हमें गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। ठीक है, आंसर भी क्या होगा फिर 7, क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू
7 हो सकती है। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। n टाइम्स अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसमें हमें एटलीस्ट 1 टाइम हेड चाहिए, तो 1 माइनस करेंगे कि एक भी हेड नहीं आया n टॉस करने के बाद, तो ये 1 माइनस 1/2 की पावर n, और फिर इसको ग्रेटर दिखाओ, इसको ग्रेटर करेंगे 99/100, 99% से, तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद n की वैल्यू 7 मिलेगी, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ओ सॉरी, ओके, अ बॉक्स कंटेन्स 8 रेड एंड x नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते पहले क्या है, एक बॉक्स में रेड बॉल्स 8 है, ठीक है, और ग्रीन बॉल्स x नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, सो ग्रीन बॉल्स है x, टोटल बॉल्स कितने हैं अब हमारे पास, 8 + x। 3 balls are drawn at random if the probability that 3 balls being red is 7/15, okay, probability given है 7/15। किसकी probability है कि अगर 3 बॉल रैंडमली ड्रॉ किए, 3 balls are drawn at random, probability that 3 balls being red, 3 अगर बॉल हमने ड्रॉ किए बॉक्स में से और तीनों के तीनों अगर रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 7/15। तो इसको अभी लिखना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। एक तो अपने पास टोटल बॉल्स कितने हैं, 8 + x, तो सैम्पल स्पेस 8 + x का है, उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, 8 + x में से आपको रैंडमली कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, n(s) बनेगा, ठीक है। फेवरेबल क्या होगा कि तीनों के तीनों बॉल रेड होने चाहिए, तो रेड कितने अपने पास, रेड तो 8 है, तो फेवरेबल क्या बनेगा, 8 रेड में से 3 का सिलेक्शन, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/15 गिवन, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8c3 को एक्सपांड करो, तो 8 × 7 × 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, नीचे रहेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे अभी 8 + x का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं अभी, 8 + x का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 8 + x - 3 मतलब 5 + x, 5 + x का फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आपको पता है कैसे, इसका आंसर गिवन है 7/15, इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, 5 + x फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे 8 7 6 इंटू 5 + x का ब्रैकेट फैक्टोरियल, डिवीजन में क्या बचेगा अभी, 8 + x का ब्रैकेट फैक्टोरियल। तो वहाँ पे भी क्या करना है हमें, 8 + x का ब्रैकेट फैक्टोरियल एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो 8 + x का ब्रैकेट फैक्टोरियल, एक मिनट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 + x फैक्टोरियल ऊपर कर दिया हमने, हमें चाहिए 8 + x का ब्रैकेट फैक्टोरियल, उसको एक्सपांड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, डायरेक्टली इसी स्टेप में कर देंगे उसको। 8 + x फैक्टोरियल को एक्सपांड किया तो क्या बनेगा, पहला टर्म तो 8 + x है, उसके बाद उससे -1 करेंगे तो 7 + x, ठीक है ना, उसके बाद आएगा 7 + x, और एक बार माइनस करेंगे तो 6 + x, उसके बाद और एक बार माइनस करेंगे तो 5 + x, तो ऊपर भी 5 + x है ना अपने पास, फैक्टोरियल ने लिख दिया उसको, इक्वल्स टू गिवन है 7/15, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + x का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो रहा है, ओके। अब बाकी क्या है, इस जो बाकी नंबर्स है उसमें भी क्या हो रहा है कि 7 भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 7 7, तो रिमेनिंग नंबर्स न्यूमरेटर में अभी 8 × 6, डिनोमिनेटर में 8 + x, 7 + x और 6 + x, ठीक है। राइट साइड में बाकी है 1/15, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 6 × 15, ये लेफ्ट साइड में बनेगा 8 × 6 × 15, और राइट साइड में क्या जाएगा, राइट साइड में जाएगा ए वाला टर्म, ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, 8 + x, ठीक है, 8 + x इंटू 7 + x इंटू 6 + x, ठीक है। तो एक तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनेगा क्यूबिक, फिर क्यूबिक को सॉल्व करते बैठो, ठीक है ना, एक मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड शॉर्टकट हम क्या करेंगे कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 8 × x, 8 + x, 7 + x इंटू 6 + x, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसको भी ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आए, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के
प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, फिर ए वाले जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो वही होंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उधर, ठीक है ना। इस टाइप में कुछ करेंगे हम भी, ठीक है। तो इसको पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में अगर चेंज करना है तो फैक्टराइज करके देखो। 8 मतलब 4 इंटू 2 है अपने पास, 6 मतलब 3 इंटू 2 है, 15 मतलब 3 इंटू 5 है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड तो अपने पास ऑलरेडी है जो भी है। इनको अभी साथ में लेके चेक करेंगे कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 9 हो सकता है, 10 हो सकता है और ये 8 हो सकता है, करेक्ट है, ओके। 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टराइज करके देखा मैंने थोड़ा सा, और फिर ट्रायल एंड एरर से चेक करेंगे कि क्या कौन कौन से नंबर साथ में लेके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। ये इक्वल्स टू क्या है, ये इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, ऐसा दिया है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सबसे छोटा कौन है 6 प्लस एक्स वाला, इसको कंपेयर करो सबसे छोटे नंबर से 8 के साथ, या फिर सबसे बड़ा कौन है वो चेक करो आप, सबसे ग्रेटर नंबर कौन है यहाँ पे 8 प्लस एक्स, इधर ग्रेटर कौन है 10, एक तो इनको कंपेयर करो या फिर इनको कंपेयर करो या फिर मिडिल वाले नंबर को कंपेयर करो, ठीक है ना। ऐसा चेक करना पड़ेगा। तो अगर 8 मतलब 6 प्लस एक्स है सबसे छोटा, उधर का सबसे छोटा, मतलब 8 इज 6 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। किसी भी 2 नंबर को आप अगर कंपेयर करोगे, ग्रेटेस्ट वाला या फिर स्मॉलेस्ट वाला या फिर मिडिल वाला, तो यही आंसर आएगा। ये यहाँ पे चेक करेंगे लगे 10 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स, तो 10 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स इज ऑल्सो गिव्स x इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू क्या चाहिए 2 चाहिए हमें, फाइंड क्या वही करना था ना x। क्वेश्चन क्या है कि हाँ, देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मतलब x गिवन है वहाँ पे ना, x नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो x की वैल्यू क्या है अपनी 2, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर 2 आएगा। इस टाइप में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी उसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ जो फॉर्मूलाज है वही यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, probability that a non-leap year selected at random will contain 52 Saturdays, okay, or 53 Sundays, okay, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने 10th में भी किया होगा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया अभी, इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। एक तो 52 सैटरडेज चाहिए और 53 संडेज चाहिए, ठीक है ना, और वाली केस, यूनियन वाली केस बना दी इसने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो डिस्कस करते हैं कंसेप्ट क्या है। अगर कोई भी नॉन लीप ईयर अपने पास है, नॉन लीप ईयर में क्या होता है, नॉन लीप ईयर, इसमें क्या होगा, नॉर्मल डेज है, 365 डेज है, ठीक है ना। 365 डेज में भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि 52 वीक्स तो कंप्लीट होने वाले एंड 1 डे एक्स्ट्रा रहेगा, 1 डे एक्स्ट्रा है। 52 वीक्स कंप्लीट है, मतलब हर एक डे 7 टाइम्स तो आने वाला है 52 वीक्स में, और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा उसमें 365 डेज में, ठीक है ना। तो ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 7 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे तक 7 अलग अलग डेज में से कोई भी एक इसमें आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 52 सैटरडेज, ओके। 52 सैटरडेज तो ऑलवेज होने ही वाले हैं, अगर जो एक एक्स्ट्रा डे है वो सैटरडे ना हो। अगर ए वाला डे सैटरडे हुआ तो टोटल बनेंगे 53 सैटरडेज, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी है, 52 वीक कंप्लीट है, मतलब हर एक डे 52 टाइम्स तो आने वाला है, तो 52 टाइम्स तो हर एक डे आएगा, लेकिन अगर वो उस जो एक्स्ट्रा 1 डे उसमें नहीं आना चाहिए। तो 52 सैटरडेज कब आएंगे, जब सैटरडे इस एक्स्ट्रा 1 डे में नहीं आएगा। तो 7, हम अपने पास 7 पॉसिबिलिटीज, 7 डेज की 7 पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से सैटरडे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब एक कम हुआ, तो 6 डेज बाकी है। यहाँ पे कोई भी 6 डेज रहेंगे फिर भी 52 सैटरडे आने वाले। मैं ऐसे करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ कि 52 सैटरडेज वाली, ठीक है ना, 52 सैटरडेज आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 52 वीक्स कंप्लीट है, ये जो 1 डे है इसमें 7 टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, तो अपने पास टोटल तो 7 है, लेकिन फेवरेबल क्या रहेंगे कि इस 1 डे में सैटरडे नहीं आना चाहिए, तभी वो 52 आएगा। तो उस टाइप की फेवरेबल पॉसिबिलिटी 6 है, सैटरडे छोड़ के कोई भी डे चलेगा, ठीक है ना, तो भी 52 सैटरडेज हो सकते हैं। तो 6/7 क्या हुआ, 52 सैटरडेज की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, 53 संडेज, ओके। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, उसकी प्रोबेबिलिटी। 52 संडेज तो यहाँ पे होने ही वाले हैं कंपलसरी। अब जो 1 डे एक्स्ट्रा है उसमें भी संडे आना चाहिए, तो 53 संडेज बनेंगे, करेक्ट है ना। मतलब यहाँ पे फेवरेबल एक ही है, जो एक्स्ट्रा डे है उसमें संडे चाहिए, संडे एक ही बार आ सकता है,
तो फेवरेबल 1 है एंड टोटल पॉसिबिलिटीज 7 है, संडे टू सैटरडे, ठीक है, वो 7 पॉसिबिलिटीज है। तो 52 सैटरडेज की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी सिर्फ ओनली तो आएगा 7/6। अगर पूछा कि 53 संडे चाहिए तो आएगा 1/7, सॉरी 6/7 एंड 1/7। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन दोनों का और दे दिया, और मतलब यूनियन, ठीक है। अगर यूनियन चाहिए तो हमें यूनियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर आपको फॉर्मूला याद है जो हमने पहले भी यूज़ किया था, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो हमारे पास P ऑफ A मतलब इन दोनों का चाहिए ना यूनियन हमें, तो P ऑफ A मतलब 6/7 है, ठीक है, P ऑफ B मतलब 1/7 है, एंड माइनस करना है इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये 53 संडेज आ रहे हैं, ठीक है ना, जो सेकेंड इवेंट हम सोच रहे हैं 53 संडेज आएंगे, तो 53 संडेज आएंगे मतलब यहाँ पे 52 कंप्लीट है, ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है इसमें संडे आ रहा है, ठीक है ना, इसमें संडे अगर आया तो सैटरडे 52 कंपलसरी है, मतलब यहाँ पे अगर सैटरडे नहीं है तो सैटरडेज नंबर ऑफ सैटरडेज कितने रहेंगे 52, तो यहाँ पे संडे बोल रहे हैं ना हम, अगर यहाँ पे संडे चाहिए तो उसमें 52 सैटरडेज आ ही रहे, मतलब ये जो एक केस है जहाँ पे इधर से संडे आ रहा है जो हमने इवेंट बी का बोला है, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर ये कंडीशन हुआ तो ये भी कंडीशन उसमें ऑलरेडी है। अगर 53 संडेज आ रहे हैं तो 52 सैटरडेज कंपलसरी आने वाले, 53 हो गए नहीं वो, ठीक है ना, मतलब क्योंकि 53 नंबर का संडे आएगा, 1 डे जो एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस जो है वो दोनों में कॉमन है, यही वाली केस जहाँ पे हम 53 संडेज बोल रहे हैं, तो एक केस कॉमन है, मतलब वो वाला कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, वो वाली केस हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्या किया हमने, 52 सैटरडेज वाली प्रोबेबिलिटी, 53 संडेज वाली प्रोबेबिलिटी, इनको ऐड करें, इनका इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब इनमें कॉमन क्या है वो चाहिए, तो कॉमन वही कंडीशन है जो यहाँ पे लिखी है हमने 53 संडेज वाली, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डे है वहाँ पे अगर संडे आया तो सैटरडेज का नंबर कितना रहेगा 52, मतलब 52 सैटरडेज आने वाले हैं अगर ये 53 संडे हुए तो इनमें वो वाली एक जो केस है 53 संडेज वाली वो कॉमन है, तो कॉमन वाली केस माइनस करेंगे तो ये दो कैंसिल, आंसर आएगा 6/7, 6/7 ऑप्शन में है का, ऑप्शन बी 6/7 गिवन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, अगर सेपरेट पूछा है तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज आने वाली है, ठीक है ना, ये आपको पता भी होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स कर दिया आगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी डैश गिवन है, ओके, एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी गिवन है, पी ऑफ ए पूछा है इन लोगों ने, ठीक है, देखेंगे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे इसको अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश गिवन है 3/25, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी गिवन है 8/25। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू 3/25, और इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 8/25, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन को सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइंड क्या करना है, पी ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट वाले जो इवेंट है ना इनको चेंज कर देंगे हम, पी ऑफ बी डैश मतलब क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है, तो इसको चेंज करो पहले, पी ऑफ ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, अभी पी ऑफ बी डैश को चेंज कर रहा हूँ मैं 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया है 3/25। सो सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है, ये आएगा 3/25, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली वाली कंडीशन हमने सिंप्लीफाई कर दी है। सेकेंड कंडीशन अभी, सेकेंड में क्या, इसको चेंज करना है, पी ऑफ ए डैश को चेंज करना है, तो वो बनेगा 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, इंटू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 8/25, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर आएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 8/25, ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही है, इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ से हमें चाहिए P ऑफ A की वैल्यू, मतलब P ऑफ B किधर से भी तो इलिमिनेट करना पड़ेगा, P ऑफ B इलिमिनेट होगा तभी हमें मिलेगा P ऑफ A, क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन्स है, P ऑफ A एंड P ऑफ B, और दो इक्वेशन भी हमारे पास है, इनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कुछ तो। अब देखो कि यहाँ पे ये वाला टर्म तो हमें नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको इलिमिनेट कर देंगे पहले, ठीक है ना। इसको इलिमिनेट करना है मतलब इसका साइन भी सेम है, तो दो इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया मैंने, तो क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मिलेगा P ऑफ A माइनस P ऑफ B, लेफ्ट साइड में मिलेगा P ऑफ A माइनस P ऑफ B, क्योंकि ये वाले दो टर्म्स तो कैंसिल होने वाले हैं, ये दो टर्म्स, ठीक है। अब इधर क्या है, 3/25 माइनस 8/25, 3 माइनस 8 मतलब -5, -5/25 इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। ओके, ये वाला इक्वेशन मिल गया हमें। आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, P ऑफ A माइनस P ऑफ B मिल गया है, P ऑफ A माइनस P ऑफ B इज -1/5 है, ठीक है, -1/5, ठीक है। और हमें फाइंड करना है P ऑफ A। ओके, अब यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा कि हमारे पास P ऑफ A और P ऑफ B का सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ से हमें चाहिए P ऑफ A की वैल्यू। उसके लिए काम हो सकता है कि अगर यहाँ पे हमने ऐसे किया इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पे A दो बार आया ना, यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार P ऑफ B है, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे जो हमने इक्वेशन लिखा है वहाँ से P ऑफ B की वैल्यू फाइंड करेंगे, बनाएंगे मतलब, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यस, वो वाला कंसेप्ट हो सकता है। यहाँ से P ऑफ B फाइंड करो, फिर P ऑफ B की वैल्यू क्या बनेगी, P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ A, ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा तो 1/5, ठीक है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 क्या है, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B, 3/25, ठीक है। इक्वेशन क्या है, P ऑफ A माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 3/25, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, P ऑफ A, ओके 3/25, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो अभी, यहाँ पे P ऑफ B को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, P ऑफ A माइनस इंटू P ऑफ B इज P ऑफ A प्लस 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू 3/25। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो रहा है क्वाड्रेटिक। ओके, एक काम करेंगे अभी, इसको x लिख लो थोड़ी देर, लेट P ऑफ A इज x, ठीक है, तो x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे इसको, x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 1/5x इक्वल्स टू 3/25, ठीक है। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो क्या बनेगा, 25x माइनस 25x स्क्वायर, देन 25 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 कैंसिल होगा, -5x इक्वल्स टू, यहाँ से 25 कैंसिल होगा, 3 रहेगा। एक क्वाड्रेटिक बन रहा है x में, ठीक है ना, तो 25x स्क्वायर को पॉजिटिव साइड ले जाएंगे, 25x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 20x होगा माइनस, और वहाँ पे ऑलरेडी +3 है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 25 इंटू 3 मतलब 75, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 20। तो क्या करेंगे इसको, 75 ना, 15 और 5 ये आएगा 20, दोनों माइनस माइनस लिया तो, और मल्टीप्लिकेशन होगा 75, मतलब -15 और -5 ये दो फैक्टर्स हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या बनेगी, फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा कि 25x स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 5x और फिर +3, ऐसा भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लो 5x, बचेगा 5x माइनस 3, ठीक है। आगे से -1 कॉमन लिया तो रहेगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक तो फैक्टर बन रहा है 5x माइनस 3, दूसरा बन रहा है 5x माइनस 1। तो 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 1/5 बनेगी, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर बन रहा है दैट इज़ 5x माइनस 3, यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट विल गिव
x इक्वल्स टू 3/5, यहाँ से 3/5 मिलेगा, ठीक है ना। सो ये दो आंसर्स पॉसिबल है, x के लिए दो आंसर्स पॉसिबल है। x मतलब ही हमारा p ऑफ a है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है x को, p ऑफ a को x सब्स्टिट्यूट किया है, तो मिलेगा 1/5 और 3/5। तो ऑप्शन चेक करेंगे अभी, 1/5 और 3/5 में से कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे दिख रहा है 1/5, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 चिल्ड्रन आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। अब ये क्वेश्चन आएगा फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑल द 3 चिल्ड्रन आर गर्ल्स की, और गिवन कंडीशन है कि एटलीस्ट एक तो गर्ल होनी चाहिए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद दूसरी कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप में होता है उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। एक बार फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अगर ये वाला ऐसा फाइंड करने को बोला कि पी ऑफ ए गिवन बी, मतलब इवेंट बी होने वाला है ऑलरेडी, उसके बाद इवेंट ए हो रहा है, ठीक है ना, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इवेंट्स डिपेंड है एक दूसरे पे। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर लिखते हैं इनका इंटरसेक्शन और नीचे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाला फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो गिवन क्या है, देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि फैमिली हैज़ 3 चिल्ड्रन। ओके, तो 3 अगर चिल्ड्रन है फैमिली के पास, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो 3 बॉयज़, ये वाली एक पॉसिबिलिटी जो हम 3 कॉइन के लिए यूज़ करते हैं, 3 कॉइन टॉस करने के बाद जो सैम्पल स्पेस बनता है उसी टाइप में बनाएंगे, लेकिन ये बी और जी में करेंगे, ठीक है ना। तो 3 बॉयज़ की एक पॉसिबिलिटी है, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 बॉयज़ और एक गर्ल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे बी, जी और जी, ये 4 पॉसिबिलिटीज़। और 4 क्या बनेगी कि गर्ल, बॉय, बॉय, देन ओके, ठीक है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है, ये 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, 3 चिल्ड्रन के लिए। उसमें क्या है कि अब इसको लिखेंगे, टोटल कितना है, टोटल 8 है, ठीक है ना। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं अपने पास, 8 है। लेकिन कंडीशन जो गिवन है उसमें दिया है कि हमें चाहिए कि ऑलरेडी गिवन कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, तो इसमें से एटलीस्ट वन गर्ल की कंडीशंस ये 7 है, ठीक है ना। ये वाली केस कैंसिल हो जाएगी, तो सैम्पल स्पेस छोटा हो जाएगा अपना, 7 बचेगा सैम्पल स्पेस। इसमें से क्या चाहिए अभी, इसमें हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 चिल्ड्रन आर गर्ल्स। इस 7 में हम देखेंगे कि 3 गर्ल्स वाली कितनी कंडीशंस यहाँ पे है, एक ही कंडीशन है 3 गर्ल्स वाली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड लिखता हूँ मैं इसको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो आएगी, सैम्पल स्पेस कम हो गया अपना 7, एंड उस 7 में से एक ही ऐसी चॉइस है, एक ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पे तीनों गर्ल्स है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1/7 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब सैम्पल स्पेस रिड्यूस होगा, जो कंडीशन गिवन है उस हिसाब से हम सैम्पल स्पेस को कम करेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी अपने पास है, इसको यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम सैम्पल स्पेस से ही मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 100 एप्पल्स, 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 6 एप्पल्स 3 आर डिफेक्टिव। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन तो BD-PD का है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं करेंगे इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब BD-PD चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एज्यूम्स दैट पेशेंट हैज़ वन ऑफ द 3 डिसीजेस D1, D2 एंड D3। बिफोर एनी टेस्ट ही एज्यूम्स एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। तो 3 डिसीज पॉसिबल है पेशेंट को, D1, D2 एंड D3, उसमें भी इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ठीक है। तो इन तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, D1, D2 एंड D3, ये 3 डिसीज होने की प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब 1/3। 3 इवेंट्स है, तीनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/3। देन ही कैरीज आउट अ टेस्ट दैट विल बी पॉजिटिव विथ प्रोबेबिलिटी 0.7 इफ पेशेंट हैज़ डिसीज D1। एक दूसरा इवेंट डिफाइन करेंगे, इवेंट A, जिसमें कि जो टेस्ट ले रहा है डॉक्टर, दैट टेस्ट इज पॉजिटिव। ये वाला एक दूसरा इवेंट डिफाइन किया हमने, इवेंट A, ठीक है। तो गिवन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7 किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, पेशेंट हैज डिसीज D1 और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। मतलब क्या कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया अभी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि टेस्ट पॉजिटिव है गिवन उसको डिसीज D1, ठीक है ना।
डिसीज D1 है ऑलरेडी, उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.7. देन उसके बाद 0.5 इफ द पेशेंट हैज़ डिसीज D2, टेस्ट पॉजिटिव आएगी इफ उसको डिसीज D2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5. एंड देन अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रही है गिवन उसको डिसीज D3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.8. ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमने ये 3 वैल्यूज़ हमने लिख ली क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल है. ठीक है, उसके बाद पूछा है कि गिवन दैट द आउटकम ऑफ टेस्ट वाज पॉजिटिव, जो सेकेंड इवेंट होने वाला है वो इवेंट गिवन है. ठीक है, वो पॉजिटिव है टेस्ट. देन प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट हैज़ डिसीज D2. अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेस थ्योरम से. ठीक है, बेस थ्योरम कब यूज़ करना है, जब जो सेकेंड वाला इवेंट है वो गिवन है और फर्स्ट उसके पहले जो इवेंट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है हमें. ठीक है ना, यहाँ पे वही है, पहला इवेंट क्या है कि उसको डिसीज D1, D2 या D3 होगा, अगर वो है तो उसके बाद टेस्ट होने वाला है और वो टेस्ट पॉजिटिव है इवेंट ए. ठीक है ना, इवेंट ए क्या गिवन है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. लेकिन उसके पहले वाला इवेंट D1, D2, D3 डिसीज वाला, तो क्वेश्चन में पूछते टाइम सेकेंड वाला इवेंट गिवन है कि टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, उसके बाद पूछा है कि उसको डिसीज D2 था, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. जब भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि सेकेंड वाला इवेंट गिवन है और उसके पहले वाला इवेंट पूछा है, तो हमें यूज़ करना है बेस थ्योरम. ओके, बेस थ्योरम यूज़ कैसे करेंगे, तो सबको फॉर्मूला पता होता है बेस थ्योरम का. हमें फाइंड करना है कि ऑलरेडी गिवन है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब इवेंट ए गिवन है, उसके बाद चाहिए कि वो उस पेशेंट को डिसीज D2 होना चाहिए. ठीक है, तो इसको फाइंड करना है. इसके लिए न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस रहेंगे. फेवरेबल मतलब क्या, कि उसको D2 भी है, डिसीज D2 है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, ये अपना फेवरेबल केस है. मतलब उसको डिसीज D2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, और उसके बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है ना, ये अपना फेवरेबल केसेस है. डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको एक तो डिसीज D1 हो सकता है, उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी. मतलब D1 डिसीज है, उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ए गिवन D1. और सेकेंड पॉसिबिलिटी की उसको D2 डिसीज है, उसके बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा. एंड देन थर्ड पॉसिबिलिटी कि उसको D3 डिसीज है और फिर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, ए गिवन D3. ये अपना बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो रहा है और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये P ऑफ D1, P ऑफ D2 और P ऑफ D3, ये तीनों वैल्यूज इक्वल है 1/3, तो इनको कॉमन लेंगे, ऊपर भी 1/3 होगा P ऑफ D2, तो इसके साथ ये सब कैंसिल होने वाला है. बाकी क्या बचेगा, अभी ऊपर न्यूमरेटर में A गिवन D2 मतलब 0.5, तो न्यूमरेटर में बाकी है 0.5, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन तीनों की एडिशन, इन तीन वैल्यूज़ की एडिशन, तो 0.7 प्लस 0.5 और 0.8, तो आ रहा है 0.5 अपॉन इसका एडिशन क्या आएगा 2.0. ठीक है, इसका मतलब 5/20. सो आंसर शुड बी 1/4. 1/4 चेक करेंगे ऑप्शन में ऑप्शन ए गिवन है 1/4. ठीक है, तो बेस थ्योरम के लिए हमें पहले पहचानना होता है कि वो क्वेश्चन बेस थ्योरम का है. वो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर जो इवेंट सेकेंड टाइम होने वाला है, मतलब बाद में होने वाला है, वो गिवन है और पूछा है उन्होंने फर्स्ट इवेंट वाला प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे बेस थ्योरम यूज़ करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन इज टॉस 100 times, द चांस ऑफ गेटिंग अ हेड इवन, ओके, चांस ऑफ गेटिंग अ हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, ये वाला क्वेश्चन तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये क्वेश्चन हम उस चैप्टर में करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करने वाले हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स. बैग 1 में क्या गिवन है वो लिख लेते पहले. बैग 1 इसमें गिवन है कि 3 रेड एंड 2 ग्रीन, रेड बॉल्स 3 है, ग्रीन 2 है. ठीक है ना, तो टोटल बॉल्स 5 है बैग 1 में. बैग 2 भी गिवन है एक, बैग 2 उसमें क्या है, इट कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ग्रीन, तो वहाँ पे रेड 5 है एंड ग्रीन 3 बॉल्स है, टोटल वहाँ पे 8 है. ओके, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग एट रैंडम. तो पहले तो बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैग से बॉल ड्रॉ करना है, वो गिवन नहीं है. ठीक है ना, तो पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. पहले फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 वो क्या होगी 1/2, क्योंकि 2 बैग है, 2 में से एक का सिलेक्शन. उस बैग में फिर देन उन्होंने आगे क्या बोला कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग एट रैंडम एंड इट इज़ फाउंड टू बी ग्रीन. दूसरा एक इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा, इवेंट ए,
तो वो जो बॉल ड्रॉ कर रहा है वो ग्रीन बॉल है, ठीक है ना। ये वाला इवेंट हमने डिफाइन किया कि जो बॉल ड्रॉ करने वाले बैग से हम लोग वो ग्रीन होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया कि अगर एक कौन सा भी बैग सिलेक्ट हुआ तो उसमें से जो बॉल ड्रॉ होगा वो ग्रीन आना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे, अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी तो वहाँ उस बैग में से ग्रीन बॉल आना चाहिए, मतलब इवेंट ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो बैग 1 में कितने ग्रीन बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स है एंड टोटल बॉल्स 5, इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 2/5, ठीक है। अब बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2, दोनों में से एक बैग सिलेक्ट होगा। वो बैग सिलेक्ट होने के बाद उसमें से जो बॉल ड्रॉ होगा दैट बॉल इज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैग 2 में। बैग 2 में कितने ग्रीन बॉल्स है, 3 ग्रीन बॉल्स है, तो वो होगा 3 एंड अपॉन टोटल बॉल्स 8, 3/8, ठीक है। ये सब वैल्यूज हमने लिख दी है। अब आगे पूछा है कि देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, मतलब जो बॉल ड्रॉ किया है वो बॉल ग्रीन है, मतलब जो सेकेंड इवेंट होने वाला है वो गिवन है। पहला इवेंट तो बैग का सिलेक्शन, ठीक है ना, बैग 1 और बैग 2 वो सिलेक्ट होने के बाद एक बॉल ड्रॉ करेंगे, सेकेंड इवेंट है वो उसमें ग्रीन बॉल आना चाहिए। तो उन्होंने गिवन इवेंट दिया है कि वो जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्रीन बॉल है, ठीक है ना, मतलब सेकेंड इवेंट गिवन है और पूछा है कि वो बॉल बैग 1 से ड्रॉ हुआ होगा, ये फाइंड करो प्रोबेबिलिटी। मतलब सेकेंड वाला इवेंट गिवन है और फर्स्ट इवेंट के लिए पूछा हुआ है। तो फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, बेस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला हमें पता है, हमें फाइंड करना है कि अगर गिवन है बॉल जो ड्रॉ किया है वो ग्रीन है और वो आना चाहिए था बैग 1 में से। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे फेवरेबल केसेस। फेवरेबल मतलब बैग 1 का सिलेक्शन हुआ था और उसमें से फिर ग्रीन बॉल ड्रॉ हुआ है, तो वो कैसे लिखेंगे, बैग 1 का सिलेक्शन मतलब P ऑफ B1 इंटू उसमें से बैग 1 से ग्रीन बॉल का सिलेक्शन A गिवन B1, ये फेवरेबल, अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस। टोटल पॉसिबल मतलब बैग 1 का सिलेक्शन और फिर बैग 1 से ग्रीन बॉल का सिलेक्शन, ठीक है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी की बैग 2 का सिलेक्शन और फिर बैग 2 से ग्रीन बॉल का सिलेक्शन, जो ड्रॉ होगा बॉल ग्रीन आएगा सेकेंड केस में, ठीक है ना। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के कैलकुलेशंस होंगे जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि P ऑफ B1 एंड P ऑफ B2 सेम है, इक्वल है, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। P ऑफ B1 P ऑफ B2 कॉमन आएगा 1/2 और ऊपर जो न्यूमरेटर में 1/2 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी क्या है, P ऑफ A गिवन B1, इसका वैल्यू अपने पास है 2/5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, तो होगा 2/5 प्लस 3/8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/5 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40 ऊपर जाएगा एंड देन 16 प्लस 15 31, ठीक है। ये हुआ 8 इंटू 2, 16/31 इसका आंसर होना चाहिए। 16/31 इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में वो सेम आंसर दिया है। ये सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है कि पहले सब लिख लो, जो भी गिवन है वो ठीक से लिखना है। सबकी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे बैग 1 का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बैग 1 से फिर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपके पास तो बेस थ्योरम वाला थ्योरम फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आंसर इज 16/31। सो ये हुआ प्रोबेबिलिटी चैप्टर। कुछ 24 और 25 के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेने का ट्राई किया है। जो भी क्वेश्चंस बाकी है 25 के 24 के आप घर पे ट्राई करो और डेली का जो टेस्ट है वो डेफिनेटली देना है, ठीक है। थैंक यू।